ओम एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है चक्रास के सेशन में, एनर्जी व्हील्स के सेशन में। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड एनर्जी व्हील की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है, मणिपुरा चक्र। जी हाँ, मणिपुरा चक्र, जिसको हम सिटी ऑफ जूल्स भी कहते हैं। Very famous name. It has gained City of Jewels. Even Sun Chakra, सूर्य चक्र, क्योंकि इसका काम ही सूर्य वाला है, हीट वाला, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। मणिपुरा चक्र, इसका नाम भी किसी वजह से है। ये हमारा तीसरा चक्र है नीचे से, और काउंटिंग चक्रास की हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। पहले हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली लोकेट है कहाँ। बहुत से लोग कहते हैं ये नाभि चक्र है तो नाभि के पीछे है। वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बनती है 3 उंगली आपकी नाभि से ऊपर। क्योंकि अगर ये चक्र नाभि के बिल्कुल पीछे होता तो इसके नीचे वाला चक्र जो सैक्रल व्हील है वो इसको जुड़ जाएगा। लेकिन अगर नाभि यहाँ है तो सैक्रल 4 उंगली नीचे रहता है और सोलर प्लेक्सस 3 से 4 उंगली ऊपर रहता है। हर इंसान की शरीर की बनावट बहुत अलग है, तो इस हिसाब से उसमें भी थोड़ा सा अंतर रहता है ऊपर नीचे में, लेकिन नाभि के पीछे नहीं पाया जाता ये। हाँ, नाम नाभि चक्र जरूर दिया गया है, उसकी एक वजह है। मणिपुरा चक्र में से सबसे ज्यादा नाड़ीज का ओरिजिन होता है, और योग सारा नाड़ीज के बारे में है। हम इदा, पिंगला और सुषमा नाड़ी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गहराई तक नाड़ियों का गुच्छा है, हैवी मायने में, वो मणिपुरा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो बुद्धिस्ट हुए और जो तिब्बतियंस हुए, उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो कुंडलनी है वो रूट चक्र में रिजाइड ना करके मणिपुरा में रिजाइड करती है, क्योंकि उनके लिए इस चक्र के मायने बहुत ज्यादा थे कंपैरेटिव टू सैक्रल और रूट चक्र। और दूसरी चीज, ये जो हमारा एनर्जी व्हील है, कहते हैं, अगेन बुद्धिस्ट लोग इस चीज को मानते हैं, तिब्बतियंस भी, कि जब इंसान तीसरे चक्र पे आता है और उसका ये चक्र वाकई ही फुली एक्टिव होने लगता है, उस वक्त उस इंसान की मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ का एंट्री होने लगता है। यानी कि वो इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपनी रूटीन लाइफ में एक तरह से मर्ज कर रहा होता है। सो अननोइंगली उसके मणिपुरा चक्र पे काम शुरू हो जाता है, एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में। तो जितने भी योगा स्टूडेंट्स होंगे, हमारे सब चक्रस पे धीरे धीरे काम होता है, लेकिन पहले हम आसन करते हैं सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। रोज रोज आसन करना ताकि हम अच्छे दिखें, हम पतले दिखें, हमारी काया बेहतर लगे, लेकिन हमें उस स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा लेन देन नहीं होता। जब ये जर्नी शुरू होती है, 99% लोग जब योगा शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से लेन देन बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें गहराई में जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का कनेक्शन बनने लगता है, और हम अपनी आउटर अपीयरेंस से एक एक तह अंदर भीतर अपने शरीर में जाने लगते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से बनना शुरू होता है। तो योग में आते ही पहले आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे 1% लोग 100 में से उस चीज को सेंस करने लगते हैं कि इसमें आसन और प्राणायाम से आगे कुछ और है। ये इसका मेन मोटो नहीं है, वो है मर्जिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो मणिपुरा चक्र में जाके शुरू होती है। तो जब वो आपके अंदर आने लगे, तब समझ लेना कि अब मणिपुरा पे चक्र स्पिरिचुअल लेवल पे शुरू हो चुका है। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम चक्र के बारे में थोड़ा और
और डिस्कस करेंगे कि ये है कहाँ। जैसे हमने बताया कि नाभि से 3 या 4 उँगली ऊपर रहता है। इसका कलर येलो है, सूर्य चक्र है, नाम ही उसका सूर्य है, तो येलो। एलिमेंट हीट, 3 एलिमेंट जो हैं वात, पित्त, कफ, इसका एलिमेंट जो है पित्त है, गर्मी वाला है बिल्कुल। हीट इज द एलिमेंट। जो चक्र है वो एक लोटस फ्लावर की तरह है जिसके 10 पेटल्स हैं, ठीक है। अब तक तो बात हुई इसके बारे में बड़ी कॉमन सी बातें जानने के लिए जो हम हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन फिर से उसको स्पिरिचुअलिटी से भी तो मर्ज करना है, तभी तो हम असली योग में चक्रों का मतलब समझ पाएंगे। वरना सिर्फ उसको देखने में वो कैसा है जानने से हमारा उस पे काम नहीं हो जाएगा कभी। हमारा काम उस पे तब शुरू होता है जब हम उसको ठीक से समझ पाए कि स्पिरिचुअलिटी में ये क्या हेल्प करेगा हमारी। तो पहले कॉमन चीजें, हाँ, शरीर के इस हिस्से में ये पाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली अब सोचो कि नाभि के अराउंड कौन सी चीजें हैं। किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, बिग टाइम, बड़ी आंत, छोटी आंत। हम्म ये जो एरिया है हमारा मेनली डाइजेशन से लिंक्ड रहेगा। इसलिए जो सूर्य चक्र है, मणिपुरा चक्र है, सोलर प्लेक्सस, एनर्जी व्हील है, वो सबसे ज्यादा हमारे डाइजेशन पे काम करेगा। जितना अच्छा डाइजेशन होगा, शरीर उतना स्वस्थ होगा, हार्मोन्स उतने बैलेंस्ड होंगे। यही एक वजह है कि जब हमें वेट लॉस करना होता है, सबसे ज़्यादा हम मणिपुरा चक्र पे काम करते हैं, क्योंकि जितनी हीट शरीर को मिलेगी, उतना ही वेट लॉस में हमें हेल्प होता है, क्योंकि उतना ही डाइजेशन बेटर होगा। लेकिन सबसे असली बात ये है कि इसकी कुछ और क्वालिटीज़ हैं, जो आपको सिर्फ वेट लॉस में नहीं, लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करने में हेल्प करती है। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ है विल पावर। जब आप इस चक्र पे आते हैं, जब इसमें काम शुरू करते हैं, अगर तो ये सही दिशा में चल रहा है, तो विल पावर सबसे बड़ी बात है। इस चक्र की सबसे बड़ी खूबी है, इस चक्र पे जिन लोगों की बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छा काम है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अब बात करेंगे कि अक्सर योग शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, संकल्प लें, गोल स्टेटमेंट। हर दिन उस गोल स्टेटमेंट को बोलें। और ये गोल स्टेटमेंट एक मेयरली विश नहीं होती। बहुत से लोगों की मैंने गोल स्टेटमेंट सुनी है और मुझे एहसास हुआ कि शायद गोल स्टेटमेंट पे भी काम करने की ज़रूरत है। संकल्प बहुत बड़े होते हैं, शैलो नहीं होते। मानो आपने संकल्प ले लिया कि आज के बाद तो मैं खाना ही छोड़ दूँगी, बस केवल फ्रूट्स खाऊँगी। कई बार क्या होता है, कुछ संकल्प लिए गए इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फिर चाहे आप बीमार क्यों ना पड़ जाओ, आप खा नहीं सकते हो। इसलिए योग में हम ऐसे कोई संकल्प नहीं लेते जिनसे वापस ना मुड़ा जाए। मान लो किसी का एक ऐसा पॉइंट आ गया योग में कि उसकी ग्रिप अपने संकल्प पे, अपनी गोल स्टेटमेंट पे पूरी 100% है और वो इंसान को पता भी ना हो, और सडनली वो एक ऐसा संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं फलों के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। मानो कल उसे कोई बीमारी हो जाए और उसे कुछ और खाना खाने की एडवाइस दी जाए, तो वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि विल पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, गोल इतना स्ट्रांग हो चुका है, संकल्प इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब बैकअप नहीं हो सकता। इसलिए योग शुरू करने से पहले हमेशा अपने गुरुओं से, अपने माता-पिता से ब्लेसिंग्स लें, उसके बाद अपनी गोल स्टेटमेंट पे काम करें। गोल स्टेटमेंट जैसे कि हमें सही मार्ग दिखाएँ। हे ईश्वर, हमें सही मार्ग दिखाएँ। हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी चीज़ें आपकी गोल स्टेटमेंट बनती हैं, ठीक है? ये नहीं कि मेरा फैट कम हो जाए, ठीक है? या मेरे बाल लंबे हो जाएँ, मेरी स्किन अच्छी हो जाए, ये गोल स्टेटमेंट नहीं होती। ये बहुत शैलो सी विश होती है, जो एक बच्चे की तरह हम बोल देते हैं। तो मणिपुरा चक्र पे आने पे आपको सीरियसली संकल्प स्टेटमेंट्स, गोल स्टेटमेंट्स योग के दौरान जो बोले जाते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अब बात आती है
अब हम बात करेंगे कि इसका सिंबॉलिक एनिमल कौन-सा है? अगर आपको याद हो, रूट चक्र का सिंबॉलिक एनिमल वाज़ ब्लैक एलिफेंट, जो फ़ोर्स होती है, बहुत ज़बरदस्त वो वाला, क्योंकि कुंडलिनी जो एनर्जी है नीचे से बहुत फ़ोर्स से उठ के ऊपर आती है। जो हमने सैक्रल व्हील पे काम किया, उसका सिंबॉलिक एनिमल वाज़ रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये तो हम सब जानते हैं। मणिपुरा चक्र पे आते ही इसका जो एनिमल होगा, सिंबॉलिक एनिमल, हर चक्र का एक सिंबॉलिक एनिमल होता है, वो है रैम। रैम इज लाइक मेल शीप। अब वो क्यों है? विल पावर की वजह से। जो मेल शीप जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं, अगर आपने उसकी कभी पिक्चर देखी हो, राउंड शेप में होते हैं उसके हॉर्न। वो जो रैम होता है, जब उसको कभी किसी दूसरे के खेत से वापस लाना हो, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। छोटा-सा एनिमल, शीप कितना बड़ा होता है? पता है हमें, कोई हाथी तो नहीं होता ना। लेकिन उसको वापस लाने में आपका पूरा ज़ोर लग जाता है, क्योंकि रैम की विल पावर इज़ अमेज़िंग। अगर वो ढीठ हो गया, अगर वो स्टबर्न हो गया, ही इज़ स्टबर्न, ही हैज़ अमेज़िंग विल पावर, है ना? इसीलिए ये उसका सिंबॉलिक एनिमल है, क्योंकि इस चक्र पे रहने वाले लोगों की विल पावर इज अमेजिंग। दे आर स्टबर्न वंस दे स्टार्ट डूइंग समथिंग, देन मूविंग बैकवर्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब पैशन पे आप आ जाते हो, जब चीजों पे हम पैशन से काम करते हैं, तब मणिपुरा चक्र अपनी पूरी एफिशिएंट लेवल पे एक्टिव होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, हम अक्सर कहते हैं कि वो तो इंसान पागल हो गया, वो तो अब इस बात को छोड़ेगा नहीं। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो तो इस बात के पीछे ही पड़ गया। ये चीज़ें अक्सर हम ये डायलॉग सुनने में आते हैं। वो तो अब ऐसा है कि देखो भई, उसने ये काम शुरू किया था, मानो किसी ने पढ़ना शुरू किया, अब तो वो मानो पीएचडी करके ही दम लेगा। ऐसे हम एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्पल्स कहाँ से आते हैं? ये लोग किस तरह से काम करते हैं? इतनी स्टबर्न, इतनी विल पावर, दैट इज़ मणिपुरा चक्र। वो उसकी खासियत है। रैम, ये एनिमल जो इस चक्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल नहीं है। वो सारे बहुत बॉडी में हीट रखने वाले एनिमल्स हैं। क्या आपने देखा है, जो शीप है हमारे कोल्ड कंट्रीज में स्पेशली जो पाई जाती हैं, कितने कोल्ड वेदर में वो सर्वाइव करती हैं, स्पेशली मैमल्स, बहुत कोल्ड वेदर में। क्योंकि जो मणिपुरा चक्र है, वो हमें ठंड में सर्वाइव करने की हिम्मत देता है पूरी तरह से। अगर आपका मणिपुरा चक्र अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो आपके हाथ-पैर हमेशा वार्म रहेंगे। जिन लोगों के हाथ-पैर बहुत ठंडे रहते हैं, पहली निशानी है कि उनका मणिपुरा चक्र इज़ नॉट वर्किंग नाइस। बहुत लोग होते हैं उनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। कोई ज़माना था मेरे भी बहुत ठंडे रहते थे, पर अब ठीक है। बहुत गर्म नहीं तो ठीक है। तो उस वक़्त मुझे ये चीज़ें नहीं मालूम थी, खैर। और दूसरी चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी हीट का काम है। तीसरी बात, यही वजह है कि अक्सर आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी ना पिएँ, क्योंकि जो मणिपुरा चक्र है वो हीट, उसका एलिमेंट हीट है ना? तपश है, अग्नि है। तो अगर मानो पेट में अग्नि डाइजेशन की चली, एक गैस चला जो फूड को हमें हेल्प कर रहा है ग्राइंडिंग में और न्यूट्रिशंस एक्सट्रैक्ट करने में। एक सिस्टम है अंदर, एक सिस्टम जो चालू हो गया है, जो हीट के बेस पे चल रहा है, और सडनली उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल दें, तो वो अग्नि शांत हो जाएगी। इसलिए जो लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, बीमारियों का घर बनता है पेट में उससे। क्योंकि आपने जलती हुई आग में जो खाने को पचा रही है, पेट में जो चली हुई है खाना खाते ही शुरू होती है, आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, खाना खाते ही। तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। हमेशा याद रखना कि पेट में भी एक बर्नर है, पेट में भी एक गैस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसको भी तो टाइम दो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, है ना? इस तरह से।
दूसरी चीज़ मणिपुरा चक्र की ये है, चलिए खाने से लेकर कुछ बातें करते हैं, कि जब आप खाना खाएँ, खाना खाने के बाद शरीर की पूरी ऊर्जा उस चक्र के इर्द-गिर्द इकट्ठी होती है। क्योंकि खाना खाते ही हमारा शरीर जो अपनी एनर्जी है डाइजेशन में यूज़ करता है, पूरी तरह। वो लग जाता है डाइजेशन में। लेकिन मानो खाना खाते ही आपने रनिंग शुरू की, आपने जॉगिंग शुरू की, इवन लैपटॉप वर्क भी, आपने कोई भी और काम किया तो एनर्जी का डाइवर्जन हो गया दूसरी डायरेक्शन में। इसलिए पुराने ज़माने में लोग खाना खाने के बाद कुछ नहीं करते थे। इवन दुकानों पे वापस भी नहीं जाते थे। कुछ देर के लिए घरों में आराम करते थे। फिर न्यू थ्योरीज़ आई कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, व्हिच इज़ फाइन, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप भागने लगे, ठीक है? तो खाना खाने के बाद शांति से बैठे कुछ पल। अब बैठना कैसे है? अगर आप चाहते हैं कि जो पेट में अग्नि डाइजेशन की चल रही है, वो और तेज़ गति से चले, तो आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में जैसे कि मुस्लिम्स नमाज़ पढ़ते हैं, घुटनों को मोड़कर, उस तरह से बैठें। वो इकलौता आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है और कोई भी आसन ऐसा नहीं बना जो खाने के बाद किया जाए, सिर्फ़ एक आसन। और वो बना ही इसलिए है कि खाना खाते ही अगर हम इसमें बैठते हैं तो खाना हमें पच जाता है बहुत जल्दी, गैस रिलीज़ हो जाती है बहुत जल्दी। बाकी दुनिया में कोई और आसन नहीं है जो आप खाने के बाद करेंगे, कोई भी नहीं। वो हमें सिर्फ़ डिसएडवांटेज देगा। तो खाना खाने के बाद बैठना कैसे है वज्रासन में, ज़्यादा हिल-जुल नहीं करनी, ज़्यादा बात भी नहीं करनी क्योंकि बातें करने से खाना खाते वक़्त एयर इनडायरेक्टली हमारे अंदर जाती है। खाने के साथ-साथ एयर भी जाती है जब हम खाना खाते हैं, जिससे एयर एलिमेंट बॉडी में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप खाना खाते-खाते बातें ज़्यादा बनाएँ और उसके बाद इधर-उधर और भी ज़्यादा घूमें, जिससे साँस चढ़े, तो होगा क्या? डबल एयर इनटेक हो जाता है, जो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो अग्नि को तेज़ करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें खाना खाते ही आप करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे आसन बोला है। ये आसन जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बेली वेट, उनको वेट कम करने में भी हेल्प करेगा। तो वेट लॉस के लिए हम ये स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि आप वज्रासन में बैठें। दूसरी चीज़ जो मणिपुरा चक्र है, उसमें इमोशंस का भी काफ़ी रोल है। अटैचमेंट, इमोशंस जो हैं, अगर हम उसे अटैचमेंट के तरीके से देखें, जैसे कि हमने सैक्रल व्हील के टाइम पे ये बात की थी कि अगर हमारे इमोशंस सही डायरेक्शन में है, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशन से अगर हमें गेट रीड करना है, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन मणिपुरा चक्र पे आके अटैचमेंट का थोड़ा चेहरा बदलता है। अटैचमेंट इमोशंस कैसे? एक बार एक साधक ने, इस छोटी-सी कहानी से आपको समझ आएगा कि अटैचमेंट मणिपुरा चक्र में क्या रूप लेती है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा कि अटैचमेंट क्या है? इमोशनल अटैचमेंट है क्या? तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, "तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ अटैचमेंट क्या है।" तो वो उसे जंगल की ओर लेके जाते हैं और रास्ते में एक बहुत जो बड़ा और घना पेड़ होता है, उसको जाके वो ज़ोर से हग कर लेते हैं। तो गुरु जो है वो उस पेड़ को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। पेड़ बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन इट, है ना? तो साधक उसको देखते हैं बड़े ध्यान से अपने गुरु को। वो कहते हैं, "क्या हो गया? आप इसको छोड़ते क्यों नहीं हैं?" तो गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तो इसको नहीं पकड़ा, ये है ही इतना खूबसूरत, मुझसे छूट ही नहीं रहा। मुझे इससे छुड़वाओ, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इससे छुड़वाओ, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो शिष्य को सडनली बात समझ आती है। तो कहने का भाव क्या है इस स्टोरी में, कि जिन चीज़ों से हमारी अटैचमेंट है, उन्होंने हमें नहीं पकड़ा हुआ।
पेड़ ने गुरु को नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन हम अटैचमेंट्स को पकड़े रखते हैं। अटैचमेंट्स हमें नहीं पकड़ती। जिन चीज़ों से हमारा लगाव है, वो हमें पकड़ के नहीं बैठे। उल्टा ये है कि हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि हमारा इनसे छुटकारा कराओ। लेकिन जिस दिन आप खुद उसको छोड़ देंगे, छुटकारा वही है। तो कहने की बात ये है कि इस लेवल पे जाकर आपके जो इमोशंस हैं, आपको समझ आने लगते हैं कि अरे! ये मैंने इस चीज़ को पकड़ा हुआ है। इट्स टाइम टू लेट इट गो। तो वो लेट इट गो वाली जो फीलिंग है, वो मणिपुरा चक्र में समझ आने लगती है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ? और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो एक इमोशन और है, वो है एंगर का। मणिपुरा चक्र पे जाके कुछ लोगों का एंगर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर उस ऊर्जा को, वो एंगर की ऊर्जा को हमने गलत दिशा में यूज़ किया, तो हम सब जानते हैं एंगर क्या-क्या कर सकता है। एंगर इज़ अ पॉइज़न, वी किल आवर ओन बॉडी। लेकिन यही एंगर हमें इस लेवल पे जाके, सोलर प्लेक्सस पे, मणिपुरा पे जाके कुछ तरह से हेल्प भी करता है। एंगर जैसे कि इरिटेशन किसी चीज़ से, किस तरह वो हमें हेल्प करता है? साधक जो होते हैं, उन्हें अपनी गंदी बॉडी से इरिटेशन होने लगती है। बहुत से लोग हैं जो रोज़ नहीं नहाते, लेकिन जैसे-जैसे उनका मनी पूरा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको ये बॉडी गंदी लगती है। अगर वो ना नहाएँ और ना इसका ख़्याल रखें, ना इसको साफ़ रखें, तो उन्हें घिन महसूस होती है, उनको उस पे गुस्सा आता है कि ये शरीर गंदा है, इसको साफ़ करें। तो एंगर का डायरेक्शन है, वो अगेन डाइवर्ट होने लगता है। हाँ, हम रोज़ कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो आपका एक एंगर आएगा कि क्यों? क्या बात है? मैं इसको क्यों यूँ कर रहा हूँ? ये तो सही नहीं है। तो वो समझ आने लगती है। हाँ, एंगर है, लेकिन उसकी दिशा बदलेगी। अगर मणिपुरा चक्र हमारा सही से खुलता जा रहा है तो। लेकिन अगर हम उल्टी दिशा में चलें, मानो कि अगर हमारा एनर्जी व्हील काम नहीं कर रहा, ब्लॉकेज में है, तो यही एंगर हमें तो ले डूबेगा, हमारे साथ घर के सदस्यों को भी ले डूबता है, बाकी लोगों को भी ले डूबता है। गुस्सा इतना बुरा है। तो गुस्सा तब तक अच्छा है जब तक हम अपना कुछ भला कर सकें। हाँ, गुस्से में कुछ अच्छा कर दिखाएँ। गुस्से में हमेशा बुरा ही करने की ज़रूरत थोड़े ना है। अच्छे काम भी तो होते हैं दुनिया में। बहुत जोश में, गुस्से में लोगों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लोगों ने बड़ी-बड़ी जंगें जीती हैं। ये जो बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं, अगर उनमें गुस्सा बिल्कुल भी ना हो तो क्या वो जीत पाएँगे कभी? तो पैशन, एग्रेशन, एंगर ऑल इन राइट डायरेक्शन मेक सेंस। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि जो ये चक्र है हमारा, इसका हर चक्कर का हमारी सेंसेस से लेन-देन रहता है। इस चक्कर का फिज़िकली हमारे स्टमक एरिया पे ज़ोर है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पे, लेकिन अगर हम सेंसेस की बात करें, तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर है हमारी आँखों पे है। आँखें जो हैं, वो बहुत ब्राइट, स्पार्कलिंग, अमेज़िंग आईसाइट, स्पार्कलिंग तो उनकी होती है, जो बहुत पहुँचे हुए महापुरुष होंगे। वो बहुत आसानी से नहीं हो सकती हैं। जो महापुरुष होते हैं, उनकी आँखों में देखा भी नहीं जा सकता। वो इतनी लाइट वाली होती हैं। अक्सर हमने देखा है देवी-देवताओं में पुराने कोई सीरियल, टीवी सीरियल्स में उनकी आँखों में ज्योति दिखाते हैं चमकते हुए वो क्योंकि वो देवी-देवता का काम बहुत है अपने चक्रा पे। तो अगर ये मणिपुरा चक्र हमारा ठीक ना हो, तो मैंने आपसे बोला कि एंगर, एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है लोगों में, लेकिन उनको उनको मोटिव नहीं होता कोई, उनको पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है। कोई विल पावर नहीं होती, ठीक है? अगर विल पावर नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? एब्सोल्यूटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये लोग। फिज़िकली पेट में डाइजेशन इज़ सो पुअर, लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट इन बॉडी, लीडिंग टू अदर डिजीज़ेज़ इन द बॉडी, जो डाइजेशन से लिंक्ड रहेंगी। आईसाइट
वेरी पुअर। ठीक है, सबसे बड़ा सिम्टम इसके वीक होने का ये है कि हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं। अल्सर्स इन योर माउथ एंड इन योर स्टमक, बोथ, कहीं भी हो सकते हैं। या बहुत जिन लोगों की टीनेज ना हो, क्योंकि टीनेजर्स के लिए नॉर्मल है हैविंग पिंपल्स, एक्ने ऑन देयर फेस। लेकिन अगर आप टीनेजर नहीं है, टीनेजर्स का खून बहुत गर्म है, सो सिंपल इज दैट, तो उनका मनी पूरा पीक पे चल रहा है उस टाइम, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल रही। दे हैव नो डायरेक्शन फॉर देयर एंगर, इन विच डायरेक्शन दे शुड बी यूजिंग। सो टीनेजर्स हैव दैट हीट इन देयर बॉडी, दैट्स व्हाई दे डोंट इवन फील कोल्ड like us. When you reach 40s, you feel cold more compared to a teenager. टीनेजर का खून गर्म है भाई, हमारा इस उम्र में थोड़ा ठंडा है। फिर 40 के बाद 60 वाले का और भी ठंडा है। आपने देखा है, बुजुर्ग लोगों को बहुत ठंड लगती है, इवन गर्मी में भी स्वेटर डाल के बैठे रहते हैं। वो उसकी वजह यही होती है कि मणिपुरा फिर धीमी 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 गति पे जाता है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी खत्म होने को आती है। तो जिन लोगों की उम्र टीनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक्ने की बहुत शिकायत रहती है, इन द 40s, इन द 45, 50, 35, उनका जो सोलर प्लेक्सस है वो बैलेंस्ड नहीं है, और उनका पित्त बॉडी का बहुत ज्यादा है, मतलब गर्मी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो उनको गर्म तसीर की चीजें कम खानी है। बड़े नेचुरल से फंडे हैं, अगर आप इन चीजों को कभी रिलेट करके देखोगे तो आपको बड़े इजीली समझ आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बात जानने की है, अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम रिलेट कैसे करेंगे? तो बेसिक चीजें पहले सीखें। तो अब बात करेंगे कि हम इन पे काम करें कैसे। ठीक है भाई, इम्बैलेंस हो गया, अब बैलेंस कैसे करें? हमेशा की तरह, जो लोग ज्यादा मेडिटेशन में नहीं है, जो खान पीन में बड़ी रुचि रखते हैं, वो तो सीधी सी बात है, येलो कलर की चीजें खाएंगे। येलो कैप्सिकम्स, मैंगोज, है ना? और क्या येलो है, येलो बड़ी चीजें होती है, मार्केट में जाओ तो 100 प्रकार के फल भी दिखते हैं, बनाना, है ना? तो येलो कलर की चीजें आप खाएंगे। और जो लोग कलर थेरेपी में फेथ रखते हैं, केवल वही करें, येलो कपड़े पहने थोड़े, ताकि कलर थेरेपी हो। येलो कलर की कांच की बोतल में पानी रखें और उसको पिए। सुबह उठते ही सूर्य की तरफ फेस करें। जो उगता हुआ सूरज है, उसकी सन रेज हमें हील करती है। उसकी सन रेज उस टाइम पे सतरंगी कलर के जो कण होते हैं वैसे बिखेरती है। उस टाइम वो केवल येलो नहीं होता जब वो उगता है, जब सूरज उगता है तो उसमें सतरंगी 7 रंग होते हैं, और वो सातों रंग हमारे सातों चक्रस पे काम करते हैं। इसलिए सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होने के लिए हमें बताया जाता है, ताकि एनर्जी व्यूज को हम हीलिंग पॉइंट पे लेके आए, कि उनकी एक्टिवेशन अच्छे से हो, बॉडी हील हो। इसलिए हम सन को देखते हैं। फेसिंग सन इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स राइजिंग, नॉट व्हेन इट्स ऑन योर हेड ऑलरेडी। तब हमें वो चीज नहीं मिलनी, क्योंकि उस टाइम उसमें से वो 7 रंग नहीं आएंगे उसकी किरणों में से, उस टाइम सिर्फ हीट आएगी। तो उगते हुए सूरज की ओर मुंह करके बैठे, उसमें कुछ टाइम स्पेंड करें। विटामिन डी भी फ्री में मिलेगा कि नहीं? तो ये तो हुई हमारी कलर थेरेपी, सूर्य थेरेपी। अब बात करेंगे कि इसका सीड मंत्र क्या है। रैम एलिफेंट जो इसको रिप्रेजेंट करता है, और रम ही इसका मंत्र है, RAM। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मुद्रा। मुद्रा इसकी बहुत सिंपल है, जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर एंड थंब ओवर योर थंब। सीधे हाथ, बहुत इस तरह नहीं रखने, सीधे ही रखें। ठीक है, नाउ यू ऑल क्लोज योर आईज। 10 petals, we know that, so close your eyes. At a time we will work on 5 petals. So move your whole awareness towards your Manipura chakra, जो आपकी नाभि से थोड़ा सा ऊपर है। पूरा ध्यान उस जगह पे लेकर जाएं, और वहां पर येलो पेबल को विजुअलाइज करें। अब धीरे धीरे उस क्लोज्ड
लोटस फ्लावर की 5 पेटल्स को ओपन करें, बहुत ही सॉफ्टली एंड ब्यूटीफुली। और अब धीरे-धीरे बची हुई जो और 5 पेटल्स हैं, उनको भी ओपन करें। एंड लेट्स चैंट द सीड मंत्रा टू मेक इट मोर ब्राइट। पूरा ध्यान वहाँ रखते हुए सीड मंत्रा चैंट करें मेरे साथ, रम। And when you chant, try to feel the vibrations in that area. Ram. 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 एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा नाड़ियों का जो गुच्छा है, सबसे ज्यादा नाड़ीज, एनर्जी ट्यूब्स, वो हमारे मणिपुरा चक्र से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब समझने की बात है कि जो मणिपुरा चक्र है, वो हमारा एनर्जी का स्टोर हाउस है। वहाँ एनर्जी स्टोर्ड है और थ्रू दीज नाडीज इट डिस्ट्रीब्यूट इन द होल बॉडी। ठीक है? अब जिन लोगों का ये सवाल हो कि मणिपुरा तो नाभि के पीछे होता है, अब मैंने 4 उंगली ऊपर क्यों बोला? मणिपुरा चक्र की एग्जैक्ट लोकेशन तो 4 उंगल ऊपर ही होगी, लेकिन जब आप प्राण वायु पे काम करेंगे, उस वक्त हम दोनों एनर्जीज को नाभि पे जोड़ते हैं। इसलिए लोग अक्सर इसको नाभि के पीछे बोल देते हैं। जो लोग प्राण ऊर्जा या प्राण वायु पे काम करते हैं, सिर्फ वही इस बात को समझेंगे। तो उस दौरान अगर हम अपने ऊपर की ऊर्जा और नीचे की ऊर्जा को जोड़ते हैं, तो वो नाभि पे जाके जुड़ती है। इसलिए अगर आप प्राण विद्या के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो इस चीज को आप ज्यादा सोचें भी ना, क्योंकि अभी आपका सही टाइम नहीं होगा फिर इस बात के बारे में सोचने का भी। तो ये हुई हमारी बातें आज मणिपुरा चक्र के बारे में। अब इसके आसन आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आसन इस वज्रासन। उसके अलावा जहां जहां आपका पेट सिकुड़ता है, जिस भी आसन में, वो इसका पेट आसन रहेगा। इस वीक हम सारे आसन ज्यादातर मणिपुरा चक्र पे काम करने वाले ही करेंगे। तो आप साथ-साथ देखते जाइएगा, लेकिन जो लोग सेशन में ना होंगे, उनके लिए इतना ही जानना काफ़ी होगा कि जिस आसन में भी हमारे पेट के कोर मसल्स स्ट्रेच होंगे, वो इस पर काम करेगा, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द आसन्स आर एक्चुअली दोज़ वर्किंग ऑन सैक्रल व्हील एज़ वेल। इसलिए पेट के हिस्से पे तीनों चक्रास का काम ज़्यादातर सभी आसन्स में रहता है। तो ये रही बात इसकी। और अगर हम बात करेंगे प्राणायाम की, तो हाँ, अग्निसर। अग्निसर प्राणायाम, जो लोग इसको जानते हैं करना, वो समझ जाएँगे, लेकिन अगर आप इस लेवल पे अभी नहीं हैं, तो खुद से इसको ट्राई भी ना करें। ओके? अग्निसर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, जिसमें आप ब्रेथ पूरी बाहर अपनी छोड़कर होल्ड करते हो, ठीक है? और खेचरी मुद्रा, वो भी प्राणायाम है और इसको भी वो समझ जाएँगे जो इस लेवल पे हैं। बाकी इसको ट्राई ना करें, ठीक है? तो बाकी लोग जो हैं वो कपालभाति कर सकते हैं, क्योंकि उससे बार-बार आपका पेट अंदर की ओर जाता है और इस चक्र को एक्टिव करता है। बस।
जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे काम करें। आगे पीछे ज़्यादा काम बिना ज्ञान के अच्छा नहीं होता है। उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, एडवांटेज ना मिले ठीक है, लेकिन हमें डिसएडवांटेज अभी नहीं चाहिए। और अगर आप मेरे साथ योग कर रहे हैं, आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं और मैं आपको खुद से ही बता दूँगी कब आप क्या करेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल एंड कीप डूइंग योगा। आइए अब क्लोजिंग की ओर चलेंगे। Thank you and see you in the next session soon. Take care. Bye.